हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झकास चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जो कि है उम्मीद श्रृंखला। उम्मीद श्रृंखला में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के लिए आपको जो सेक्शन ए है 2 मार्क्स का, वो आपको क्वेश्चंस आंसर की फॉर्म में प्रोवाइड करा सके। बच्चों की भारी डिमांड की वजह से हमें इस श्रृंखला को स्टार्ट करना पड़ा। तो उम्मीद श्रृंखला के आज के टारगेट में हमें जो बात करनी है वो पार्ट नंबर 5 की बात यहाँ पर करेंगे। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स इस श्रृंखला के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाइए, उन 4 पार्ट्स को आप देखिए। हर एक पार्ट में हम लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस कवर करते हैं। बेसिकली 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जो प्रीवियस 6 से 7 क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, वहाँ से हमने क्वेश्चंस लिए हैं और वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उद्देश्य क्या है इस श्रृंखला का? इस सब्जेक्ट के लिए ले लीजिए या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए ले लीजिए कि यहाँ पर हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, किस लॉजिक की फॉर्म में वो पूछे गए हैं, कौन सी यूनिट से किस टॉपिक पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर एज ए रिजल्ट लेकर आनी है और उसी तरीके से हमें अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करानी है जिससे कि हम एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को हर एक कोने तक पहुंचा दीजिए जिससे कि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि आप लोग ही ये कर सकते हैं थ्रू द शेयरिंग। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए जिससे कि वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच जाए और किसी भी बच्चे को कोई समस्या ना हो, जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम उसको आए। देखिए, आपके कहने पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि पहले तो सर पेन चेंज कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइट कलर का हूं, आप डार्क कलर का पेन यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि व्हाई इज लीनियरिटी इंपॉर्टेंट इन द सर्किट। भाई, सर्किट में लीनियरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछना चाह रहा है। तो लीनियरिटी सर्किट में जनरली क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि यहां पर जो आउटपुट होता है सर्किट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट के, और दैट मीन्स जिस तरीके से आपका इनपुट परफॉर्म करेगा उसी तरीके से आपका आउटपुट भी परफॉर्म करेगा। मीन्स दैट कि एनालाइज करना या डिजाइन करना इजी हो जाएगा। बस यही आपका लीनियरिटी की इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको आपको बताना है। किस तरीके से आप लिखेंगे? बहुत इजी तरीके से आप यहां पर लिख के आएंगे कि एंश्योर दैट सर्किट आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनपुट एंड सिंप्लीफाई एनालिसिस एंड डिजाइन। लीनियर सर्किट एग्जिबिट predictable behavior and can be analyzed using the superposition and other linear principles। फिर हम क्या करेंगे, जो लीनियर सर्किट है उसको, उसके बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन या फिर अदर लीनियर प्रिंसिपल की हेल्प से। इस वजह से सर्किट में लीनियरिटी इंपॉर्टेंट होती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 41 भी आपको क्लियर हो गया होगा और हमने इसको भी टपका दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? वाह, कितना शानदार क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी रिप्रेजेंट द एसी यानी कि अल्टरनेट करंट बाय द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। यानी कि हम एसी करंट को जनरली साइनोसॉइडल वेवफॉर्म से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताइए आप। तो अगर हम इसकी बात करें क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रीजन है कि जो मोस्ट फंडामेंटल वेवफॉर्म है, जो एसी एनालिसिस होती हैं, वो हम प्योर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ पीरियोडिक ऑस्किलेशन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप एनालाइज और कैलकुलेशन जो है एसी सर्किट की वो अच्छे से कर पाए। यही रीजन है कि एसी को हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से आप लिखेंगे
कि रीजन इज दैट कि द साइनोसोडल वेवफॉर्म इज मोस्ट फंडामेंटल वेवफॉर्म इन एसी एनालिसिस, representing a pure, continuous and smooth periodic oscillations. It simplifies the analysis and calculation of AC circuits, and real world AC signal often approximate this form. यही रीजन है जिस वजह से हम AC को साइनोसोडल वेवफॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. इज दैट क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 42 भी आपने टपका दिया होगा. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43. कोई भी क्वेश्चन आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेगा अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है बच्चों कि व्हाई द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0. ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम इस सीरीज में ही इसको 3 से 4 बार इंक्लूड कर चुके हैं. तो आप इस पे दिमाग लगाइए और इसको करिए क्वेश्चन को. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. जनरली क्वेश्चन यहाँ पर चेंज है आंसर के अकॉर्डिंग. ऐसा ही है या नहीं है? वही आंसर है. हम लिख देते हैं यहाँ पर, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेस, यानी कि 90 डिग्रीज पर होती हैं. देन द एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0 बिकॉज द पावर अल्टरनेट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू कैंसलिंग आउट ओवर द टाइम, सो दैट द प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर जो कंज्यूम करता है वो 0 होती है. ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को आपको 2-3 तरीके से आपको प्रोवाइड कराया है इसका सॉल्यूशन, जिसमें 2-3 जो भी तरीके हमने आपको बताए सब में जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है उसकी पावर कंज्यूम्पशन जो होती है वो 0 ही रहती है. ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 43 आपको क्लियर हो गया होगा. आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की. 44 क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लोड फॉर द नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इन द ट्रांसफॉर्मर. मतलब जो नेचर है लोड का निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन में ट्रांसफॉर्मर के, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. तो जनरली अगर मैं बात करूँ लोड की, जब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं, अगर वो लेस देन है यूनिटी से तो वो लैग करता है. और एक कैपेसिटिव लोड की अगर मैं बात करता हूँ तो रिजल्ट करता है वो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन को. यही चीज आपको यहाँ पर बतानी है. तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको तो नेचर ऑफ द लोड फॉर द निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इन द ट्रांसफॉर्मर कि ए लोड विद ए पावर फैक्टर लेस देन यूनिटी. मतलब अगर पावर फैक्टर यूनिटी से लेस देन है तो उसका मतलब क्या होगा, लैगिंग कर रहा है वो. और एक कैपेसिटिव लोड रिजल्ट इन ए निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, और उस सिचुएशन में जो कैपेसिटिव लोड है वो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन को इंडिकेट करता है, वेयर सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द लोड करंट. तो तब क्या होता है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा जब लोड करंट इंक्रीज होगा. ये नेचर होता है आपका निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का ट्रांसफॉर्मर के अंदर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 भी आपने उड़ा दिया है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की. क्वेश्चन नंबर 45 है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड. ये क्वेश्चन भी मुझे अगर ध्यान है तो 3 से 4 बार तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जो वेव फॉर्म है, फेजर डायग्राम है, वो आप बनाइए. उससे पहले आपको ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा विदाउट लोड. तो जल्दी से तुरंत आप अपनी नोटबुक पे बहुत ही सुंदर तरीके से डायग्राम को बना दीजिए. इतने हम आगे स्टार्ट करते हैं. ये बन गया आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायग्राम. आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर है जिसमें आपका प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स N2 लिए हुए हैं. इन्हीं के हिसाब से आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को क्लासिफाई करते हैं. हमने इनपुट पर V1 अप्लाई कर दिया,
जो एनर्जी है वो यहाँ पर E1 है। वहीं पर अगर हम बात करें नो लोड की, जब लोड ही नहीं लगाया है तो करंट क्या, जीरो फ्लो होगा, है ना। और स्टार्टिंग में यहाँ पर करंट I फ्लो हो रहा है। जब यहाँ से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर एक फ्लक्स भी जनरेट हो जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर की वर्किंग का। जब लोड ही नहीं है तो एनर्जी इक्वल्स टू जो वोल्टेज रहेगा आउटपुट टर्मिनल पर वही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाता है विदाउट लोड ट्रांसफार्मर का डायग्राम। अब इसमें पूछा है फेजर डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। तो फेजर डायग्राम तो बहुत ही इजी है। फेजर डायग्राम में आपको कुछ भी नहीं करना है। फेजर डायग्राम में आप इधर ले लेंगे V1, इधर ले लेंगे आप E1 E2, ये आपका हो जाएगा फाई, और इसमें आप करंट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से करके आएंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो हमने इलेक्ट्रिकल के लिए सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लगभग 49-50 के अप्रॉक्स शायद हमको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, तो इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से ईमानदारी से देखेंगे। कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। आपको उसका एक अच्छा सा शानदार सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि व्हाट इज द जनरेटेड EMF इन द DC जनरेटर। मतलब DC जनरेटर में जो EMF जनरेट हो रहा है उससे आप क्या समझते हैं, यहां पर ये बता दीजिए। तो जो EMF है DC जनरेटर में वो क्या है, वोल्टेज जो इंड्यूस्ड हो रही है आर्मेचर वाइंडिंग में ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आर्मेचर, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन। तो वही आपका EMF होता है जो आपने मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ी होंगी इंजीनियरिंग फिजिक्स में। मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 3, वही आपका क्या होता है, फैराडेज लॉ होता है, और वही बताता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होता है। तो लिखेंगे किस तरीके से आप, द जनरेटेड EMF इन द DC जनरेटर इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर बाइंडिंग। मतलब आर्मेचर बाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है बाय द रोटेशन ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के रोटेशन की वजह से विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अकॉर्डिंग टू द किस लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही आपका EMF कहलाता है जो कि DC जनरेटर में जनरेट हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 46 भी आपका टपक चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि वाई सिंक्रोनियस मोटर इज डबली एक्साइटेड। जो सिंक्रोनियस मोटर्स होती हैं उनको डबली एक्साइट क्यों बनाया जाता है, तो इसका रीज़न आप हमें बता दीजिए। हम रीज़न आपको बता देंगे, उसके लिए आप सबसे पहले रुकिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, समझ सकें, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उनको समस्या का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो सिंक्रोनियस मोटर्स होती हैं उनको डबली एक्साइट हम इसलिए बनाते हैं कि जो एक्सटर्नल DC सप्लाई है जो हम रोटर वाइंडिंग को दे रहे हैं और जो AC सप्लाई है जो स्टार्टर वाइंडिंग को दे रहे हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे। ठीक है, उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बस इसी वजह से हम डबली एक्साइट कर देते हैं। तो लिखेंगे आप किस तरीके से, रीजन इज दैट ए सिंक्रोनियस मोटर इज डबली एक्साइटेड बिकॉज इट रिक्वायर्स बोथ एन एक्सटर्नल DC सप्लाई फॉर द रोटर बाइंडिंग, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग है, एंड एन AC सप्लाई फॉर द स्टार्टर वाइंडिंग, यानी कि जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोल देते हैं, टू मेंटेन, इन दोनों के बीच में मेंटेन करना सिंक्रोनाइजेशन को विद ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन दोनों जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का जो रोटेशन है उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रखना विद इन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसी वजह से हम डबली एक्साइट करते हैं अपनी सिंक्रोनियस मोटर को। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47
ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये वैसे मजाक की तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बहुत ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल में कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट इस सीरीज से देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, सॉल्यूशन पहले आ गया, क्वेश्चन बाद में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इससे पहले हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पॉइंट्स हमने बहुत सारे आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है जब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम करते हैं, चाहे घर पे, ऑफिस में या फिर अपनी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले इनकरेक्ट वायरिंग आपको देखने को मिल जाती है, जिस वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फॉल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। लीड्स टू शॉर्ट सर्किट की समस्या देखने को मिलती है। इन प्रॉपर फंक्शनिंग आपकी जो भी वर्क कर रहे हैं एप्लियंस, उनमें आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पर आगे बात करें, इनसफिशिएंट ग्राउंडिंग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से फ्यूचर में फॉल्ट्स की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। कॉज सेफ्टी हैजार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिसिटी को इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो 49 क्वेश्चन भी आपका स्वाहा हो जाता है। अब हम बात करते हैं 49 बोला मैंने, 48 हुआ है, 49 तो अब आएगा बच्चों। 49 क्या कह रहा है कि राइट एनी टू बैटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो डिफाइन एनी वन। कोई भी दो बैटरी की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पूछी गई हैं और उनको डिफाइन कराया गया है। तो अगर मैं बैटरी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो एक तो कैपेसिटी होती है उसकी, और एक डिस्चार्ज रेट होता है कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है और वो डिस्चार्ज किस रेट से हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की तो सबसे पहले कैपेसिटी आ जाता है। द टोटल चार्ज ए बैटरी कैन डिलीवर मेजर्ड इन द एम्पियर आवर्स। आपने देखा होगा जो आपकी बैटरी की कैपेसिटी होती है वो एम्पियर आवर्स में होती है ना। तो वो आपकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है किसी भी बैटरी की। चाहे आप फ़ोन की बैटरी देख लीजिए, चाहे आप अपने घरों में जो बैटरी लगाते हैं उसमें देख लीजिए, गाड़ी में जो बैटरी यूज़ करते हैं, बाइक में जो बैटरी यूज़ करते हैं, उनकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया कैपेसिटी। और दूसरी देखें तो डिस्चार्ज रेट, किस रेट के साथ वो डिस्चार्ज होती है, सेकंड मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है बैटरी की, डिस्चार्ज रेट। द रेट एट विच ए बैटरी कैन सप्लाई द करंट, किस रेट पर बैटरी सप्लाई करती है करंट को, वो डिस्चार्ज रेट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी एक को भी आपको डिफाइन करना है। चलिए कैपेसिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं। कैपेसिटी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ए बैटरी कैन स्टोर एंड डिलीवर, यानी कि कैपेसिटी जो है वो इंडिकेट करती है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना बैटरी स्टोर कर रही है और डिलीवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ए बैटरी विद ए कैपेसिटी ऑफ 10 एम्पियर आवर्स कैन थ्योरेटिकली डिलीवर 1 एम्पियर फॉर द 10 आवर्स। मतलब इसका क्या हो गया यहाँ पर बच्चों कि जो वो 10 आवर्स के लिए 1 एम्पियर क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। ठीक है, ये आपका हो जाता है कैपेसिटी के बारे में। इज दैट क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 49 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, अरे ये तो एरोप्लेन बन के उड़ गया क्वेश्चन नंबर 49। ओहो, इसलिए गया है वो क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। आपको ये सीरीज कैसी लगी इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। कहीं ना कहीं ये उम्मीद श्रृंखला आपके लिए एक उम्मीद जरूर लेकर आई होगी। जो इलेक्ट्रिकल में आपको समस्याएं आ रही थी वो कहीं ना कहीं आपकी कुछ % सॉल्व हो जाएंगी। इसको देखते हुए यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से इजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की। इस पूरी सीरीज में आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। कोई भी समस्या अगर आपको लगती है, किसी भी क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है या आंसर अगर गलत लगा है आपको, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर मुझे पर्सनली हमारे हेल्पलाइन नंबर 8273708952 पर मैसेज करके बता दें, जिससे कि मैं उस इंफॉर्मेशन को अपने टेलीग्राम चैनल जहां पर बच्चे जुड़े हुए हैं वहां डिलीवर कर सकूं। ठीक है, कहीं पे और किसी सब्जेक्ट मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर वहां पर मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया था इलेक्ट्रिकल के लिए। बच्चे डिमांड कर रहे थे
क्योंकि और सब्जेक्ट की हम श्रृंखला लेकर आ चुके थे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे तक हमें अपनी रीच पहुंचानी है और अपने सबसे महत्वपूर्ण जो है वैल्यूबल फीडबैक वो अवश्य आप जरूर दिया करें हर एक पर्टिकुलर वीडियो के रेस्पेक्ट में। कोई भी वीडियो आप अगर हमारे चैनल से देख रहे हैं, कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर लिखें कि हम और किस तरीके से बेहतर आप लोगों के लिए मैटर को लेकर आ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, और मैं तो नहीं मानता वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो आप आंख मीच के लाइक वाले बटन को तो प्रेस कर ही दीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। आई होप ये आपको आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस देगी और बहुत बेहतर आप करके आएंगे अपने इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।